हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। और अच्छे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे नहीं हैं, तो कम से कम हेल्थ तो हमारी ठीक रहे ना। सही बात है ना। तो पढ़ाई कीजिए, बेटर वही रहेगा। नीट का पेपर भी हुआ है, बोर्ड का पेपर भी होगा। ये मत सोच के बैठना कि बोर्ड का पेपर नहीं होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना। तो वो सब आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो आपको जब पढ़ना होगा तभी आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस। क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस का हमने किया था मैथमेटिकल एनालिसिस। क्या किया था? मैथमेटिकल एनालिसिस। उसमें दो फॉर्मूले आए थे हमारे पास। एक आया था रिजल्टेंट का, वो फॉर्मूला था हमारे पास R इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा था या फाई था, जो भी था। और एक फॉर्मूला हमारे पास आया था tan का, tan अल्फा बस इक्वल्स टू a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। ये फॉर्मूले हमारे पास आए थे। अब हो सकता है अल्फा और थीटा अलग अलग हो गए हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में? अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। अल्फा क्या है? द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। और थीटा क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में? द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और वी कैन से द एंगल बिटवीन द टू वेव्स। दो वेव्स के बीच में जो एंगल बनता है। तो अब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है इन दोनों के अंदर? हमने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का, वो कभी मैक्सिमम हो जाता है और कभी मिनिमम हो जाता है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव। और जब मिनिमम होता है तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टिव। ये कैसे पता चलेगा कि इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा? उसके लिए भी एक वे है। वो वे क्या है? दैट इज कि इनके एंगल, जो A1 और A2 वेव के बीच में जो एंगल था थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ऊपर जो R का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो R इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये फॉर्मूला आ गया। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A1 प्लस A2। तो यहाँ पे इस केस में इंटरफेरेंस क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। इंटरफेरेंस क्या हो गया? मैक्सिमम। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेकेंड केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी फॉर्मूले के अंदर जब हम थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं तो R क्या आएगा? R विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 180। cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? A1 माइनस A2 के। तो ये तो मिनिमम हो गया और ये क्या हो गया? मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। इज दैट क्लियर? इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बोथ these interference. Now what does it really mean?
थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 180। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो। इनके अलावा जो वैल्यूज़ हो सकती हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम को रिप्रेजेंट करेंगी वो कौन सी होगी? cos 0 जो हमेशा आता है वो आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और जो cos 180 आता है वो आता है हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये क्लियर है? जो cos 0 आता है वो किधर आता है? राइट हैंड साइड, और cos 180 किधर आता है? लेफ्ट हैंड साइड। ये इस तरह से आता है। तो ये हो क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 कब कब होगा? ये होगा 2n पाई। कितने पे होगा? 2n पाई। 2n पाई का क्या मतलब है? n क्या है? नंबर, अननेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n। अब जैसे वहां पे मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। इन सभी वैल्यूज पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कितना होगा? वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इन सभी पे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कब आती है? जब 2n माइनस 1 इंटू पाई होता है। अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू पाई, तो कितना आ जाएगा? पाई। फिर 2 पुट की तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, तो 3 पाई, फिर 5 पाई। तो जब भी सिंपल से इनको और देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल होगी पाई का। पाई का कौन सा मल्टीपल होगी? ऑड मल्टीपल। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाई का क्या होगी? इवन मल्टीपल होगी। कौन सा मल्टीपल होगी? इवन मल्टीपल। इज दैट क्लियर? और इन्हें ही क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज फेज एंगल्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? फेज एंगल। ये क्या बोलते हैं? फेज एंगल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का फेज एंगल। सीधा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस इन व्हिच द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एंड फेज एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का कौन सा मल्टीपल होता है? इवन। और डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस का मतलब, जैसे अब मेरे को इस पॉइंट से, एक ए पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, या फिर ऐसे जा सकता हूँ। तीनों ही रास्ते क्या है? अलग अलग है। तीनों ही रास्ते क्या है? अलग अलग है। तो जब कोई दो वेव्स एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं, एक ही मीडियम के अंदर क्या करती हैं? ट्रैवल, बट उनका रास्ता अलग अलग होता है। बट उनका रास्ता क्या होता है? अलग अलग। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? पाथ डिफरेंस। दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज पाथ डिफरेंस। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाथ डिफरेंस। क्लियर है सबको? अब दोनों के अंदर हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। अभी हमने देखा कि क्या होता है इंटरफेरेंस और उसके टाइप्स। अब हम उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो चीजें हमने देखी और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हमने दो चीजें देखी। इसके लिए हमने क्या पढ़ा कि R मैक्सिमम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, और इसमें क्या है? R मिनिमम इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। फिर हमने इसमें एंगल निकाले पाई। इसमें एंगल था 2n पाई और इसमें एंगल था 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये एंगल हमारे पास आ गए थे। ये पाई क्या होता है? दिस पाई इज आल्सो नोन एज फेज एंगल। इसे और क्या बोलते हैं? फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब कितने फेज के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल से वो वेव ट्रैवल कर रही है। पाथ डिफरेंस अभी हमने देखा। पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पाथ ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा इज पाथ डिफरेंस। डेल्टा क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज एंगल, इनटू फेज एंगल। तो फेज एंगल कितना है हमारा इस केस में? लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? n लैम्डा। इसी तरह इसमें निकालते हैं पाथ डिफरेंस, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n माइनस 1 इनटू पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 2n माइनस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। इस तरह से दोनों हमने क्या निकाल लिया? पाथ डिफरेंस। अब क्या होता है कि जब इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस लाइट सोर्स का होगा। जब लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस होता है तो कुछ जगह पर इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और कुछ जगह पर इंटेंसिटी क्या होती है? कम। इंटेंसिटी होती क्या है? यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी का मतलब डार्कनेस है या ब्राइटनेस है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो ये आ गया। ऐसे ही अगर हम a1 के लिए देखें तो ये क्या आ जाएगा? ka1 स्क्वायर। और ऐसे ही a2 के लिए तो ka2 स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? रिजल्टेंट। तो हमने रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था? r से। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो कितना आया था? a1 प्लस a2। और इस केस में कितना आया? a1 माइनस a2। तो इस तरह से ये एम्पलीट्यूड आया। अब तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इस केस में कंस्ट्रक्टिव में वो किसके इक्वल है? रूट i1 प्लस रूट i2। a1 और a2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कांस्टेंट को कैंसिल कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे जो इंटेंसिटी इक्वल्स टू आएगी वो क्या आएगी? रूट i1 माइनस रूट i2। कैसे आएगी? देखो यहाँ से हमने a1 की वैल्यू निकाली, तो a1 इक्वल्स टू आ जाएगा i1 अपॉन k का रूट, a2 इक्वल्स टू आ जाएगा i2 अपॉन k का रूट, और r इक्वल्स टू क्या है? i अपॉन k का रूट। तो ये जो फॉर्मूले थे हमने यहाँ पे a1, a2 और r की वैल्यूज पुट कर दी सर। कौन से में? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। ये चारों चीजें हमें याद रखनी है, कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की। पहला एम्पलीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम? a1 प्लस a2। फिर फेज एंगल कंस्ट्रक्टिव में कितना है? 2n पाई। फिर हमने क्या देखा? पाथ डिफरेंस जो कितना आया? l लैम्डा। फिर हमने क्या देखा? डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2। पाई कितना आया? 2n माइनस 1 इंटू पाई। और पाथ डिफरेंस कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। और इंटेंसिटी कितनी आई? अंडर रूट आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2। इस तरह से हमने इनको निकाला। क्लियर है सबको? अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी उन्हीं की वजह से आया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? YDSE। क्या बोलते हैं? YDSE। यंग। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यंग जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 2 स्लिट्स ली इस तरह से, एक स्लिट ये और दूसरी स्लिट ये, और एक इन्होंने स्क्रीन रखी। एक क्या रखी? स्क्रीन। इस तरह से ये स्लिट्स क्या होती हैं? स्लिट्स कोई भी एक पेपर हो सकता है। जैसे हम एज्यूम कर सकते हैं क्या है? पेपर है, या फिर कार्डबोर्ड है, या फिर और भी कुछ हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ली। अब इन्होंने क्या किया? इस स्लिट के अंदर, इस स्लिट के अंदर जो फर्स्ट स्लिट थी इसके अंदर इन्होंने एक होल कर दिया, और जो दूसरी स्लिट थी उसके अंदर 2 होल कर दिए। इस तरह से, इस तरह से इन्होंने होल किए। ये क्या है? फर्स्ट स्लिट। ये कौन सी है? सेकंड। और ये क्या है? स्क्रीन।
इन्होंने एक अरेंजमेंट क्यों किया, ताकि ये इंटरफेरेंस पैटर्न को नोट कर सकें। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है कि कहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है कौन से पॉइंट पर और कहाँ पर कम। तो इसलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसा हमें पता है, अगर कोई वेव इस तरह से फ्लो करेगी, ये वेव फ्लो कर रही है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ये क्रस्ट होता है और ये क्या होता है, ट्रफ होता है। तो इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, फिर एक लाइट सोर्स इन्होंने यहाँ पे रखा इस पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ही लाइट सोर्स यहाँ से पास होगा तो ये जो वेव्स हैं लाइट की वेव्स बनेगी। तो लाइट की वेव्स इन्होंने कैसे बनाई, इन्होंने दो तरह से बनाई, एक बार क्रस्ट को बनाया और एक बार ट्रफ को। जैसे अगर जो सबसे पहले वेव निकली वो क्रस्ट निकली, तो इन्होंने इस तरह से इसको कंप्लीट लाइन से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कंप्लीट लाइन से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट अगर ट्रफ बन रही थी तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर कंटिन्यूस लाइन से क्रस्ट, फिर डॉटेड लाइन से, फिर कंटिन्यूस लाइन से, फिर डॉटेड लाइन से। इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट करते गए। बट ध्यान से देखिए, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पर डेड एंड आ गया। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइट रेज है इस तरह से पास ना होकर इन दोनों सोर्सेज से, जो S1 सोर्स है और जो S2 सोर्स है, इन दोनों से अलग अलग पास होगी। तो कैसे पास होगी, सेम जैसे यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट हुआ, तो ट्रफ आ गया। अब सबसे पहले क्या आएगा, क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। ऐसे यहाँ पर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। इस तरह से ही ड्रॉ करते गए। तो ड्रॉ करने से क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स इस तरह से आएंगे जहां पर इन दोनों वेव्स के पॉइंट इंटरसेक्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये इन दोनों सोर्सेस के क्रस्ट और वेव इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे इसके अंदर। तो उन पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया, एक लाइन से जोड़ा। जब इन पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ा तो किस तरह से जोड़ा इनको, वो देखिए। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन की, दो तरह से ही कट होंगे एक दूसरे को। जैसे एक क्रस्ट आ गया और एक ट्रफ आ गया, या फिर दोनों क्रस्ट आ गई, या फिर दोनों ट्रफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से इंटरसेक्ट होगा, या तो एक क्रस्ट एक ट्रफ, या फिर दोनों ट्रफ, या फिर दोनों क्रस्ट। इस तरह से वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों ट्रफ दोनों क्रस्ट, या फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो इन्होंने क्या किया कि जब जब क्रस्ट और क्रस्ट इंटरसेक्ट कर रही थी, या फिर जो ट्रफ और ट्रफ इंटरसेक्ट कर रही थी, उनको सभी को एक लाइन से जोड़ा और क्रस्ट और ट्रफ के इंटरसेक्शन को एक अलग लाइन से जोड़ा। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों की क्रस्ट इंटरसेक्ट कर रही है, फिर इस पॉइंट के ऊपर दोनों की क्रस्ट, ये ट्रफ थी ये क्रस्ट थी। फिर इसी तरह से जब इसका एक और लाइन आएगा तो इस तरह से ये सोर्स आएगा, तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक लाइन ये बन जाएगी। जब हमने सेम इंटरसेक्ट करने वाले से एक लाइन ड्रॉ की, और जब अगर डिफरेंट वालों से लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखिए एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह जब आगे इंटरसेक्ट करेगी तो एक लाइन इस तरह से जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि दो तरह से वेव्स इंटरसेक्ट कर रही है, या तो दोनों वेव्स के क्रस्ट और क्रस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रफ और ट्रफ, या फिर एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ। तो इन्होंने क्या कहा कि जब ये वेव्स इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइट वेव्स, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, यानी क्रस्ट और ट्रफ इंटरसेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ब्राइट स्पॉट। कौन सा स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट का क्या मतलब है, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट और ट्रफ आके इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पे कौन सा स्पॉट बनेगा, डार्क
स्पॉट। क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। ये इन्होंने बताया। तो इस तरह से इन्होंने ये स्पॉट्स बनाए। फिर ये हमेशा अल्टरनेटिव ऑर्डर में बनते हैं। अल्टरनेटिव ऑर्डर का मतलब अगर ऊपर ब्राइट स्पॉट है तो अगला डार्क होगा, उसके बाद कौन सा होगा? ब्राइट होगा। ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह से ये इंटरसेक्ट करेंगे और इस तरह से इनके स्पॉट्स बनेंगे। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर दो सोर्सेज हमारे पास हैं, कितने सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज। तो इन दोनों सोर्सेज की जो इन दोनों ब्राइट स्पॉट्स के बीच में जो गैप होता है, या तो दो ब्राइट स्पॉट के बीच में गैप या फिर दो डार्क स्पॉट के बीच में गैप, यानी ये ब्राइट है, ये डार्क है, तो ये ब्राइट होगा और ये डार्क होगा। तो इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या बनेगा? वो फ्रिंज विड्थ कहलाई जाएगी। उसे क्या बोलेंगे हम? फ्रिंज विड्थ। दो ब्राइट स्पॉट या फिर दो डार्क स्पॉट्स के बीच में जो लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे हम? फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ होती क्या है? जैसे मैं को डार्क स्पॉट को रिप्रेजेंट करना है तो डार्क स्पॉट को मैंने इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर डार्क के बाद ये कौन सी आएगी? ब्राइट, उसको मैंने खाली रहने दिया। फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो ये अगर डार्क को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये खाली जगह किसको रिप्रेजेंट करेगी? ब्राइट को। इनकी जो थिकनेस होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है, वो क्या रहती है? सेम रहती है, चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब हम इनका डेरिवेशन देखते हैं। द डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ YDSC, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम इन्हें कैसे डिराइव कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। डेरिवेशन देखते हैं फ्रिंज विड्थ का किसकी हेल्प से? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, अभी ये पूरा नहीं है, इसको आप पहले गौर से देखिए। क्या है इस डायग्राम में कि ये तो क्या है? हमारी स्क्रीन है और ये क्या है? सोर्सेज। ये सोर्सेज कौन से हैं? जो अभी हमने देखे जो फर्स्ट स्लिट के ऊपर, सेकेंड स्लिट के ऊपर थे। हम सिर्फ सेकेंड स्लिट के आगे का डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट स्लिट का नहीं देख रहे हैं। तो हमने क्या अज्यूम कर रखा है इस डायग्राम में कि ये जो S है, ये S वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था जो सिंगल था, और S1 S2 क्या है? जो फर्स्ट स्लिट सेकेंड स्लिट से पास होने के बाद क्या हो गए? डिवाइड हो गए। इज दैट क्लियर? तो अब हमने क्या अज्यूम किया कि एक ब्राइट स्पॉट तो बिल्कुल इस सोर्स के सामने बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, लेट दिस पॉइंट बी O, और एक ब्राइट स्पॉट मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, लेट दिस बी पॉइंट P, जो इस हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री। इज दैट क्लियर? अब मार्क करते हैं। तो हमने मार्क किया लेट दिस, ये क्या है? डिस्टेंस किसके बीच में? सोर्स एंड स्क्रीन, लेट दिस बी कैपिटल D। इन दोनों सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस है और मैंने मार्क कर दिया लेट दिस बी स्मॉल d। और जो इन दोनों ब्राइट स्पॉट के बीच का डिस्टेंस है, यानी जिसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, लेट दिस बी y। हमें इस y का डेरिवेशन करना है, इस y की क्या वैल्यू आएगी हमें वो निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों सोर्सेज की हेल्प से बनेंगे वो स्पॉट। तो हमने क्या किया कि इसको इस P पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि स्पॉट हमें वही बनाना है। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे मिल गया। और इसी तरह इस स्पॉट से भी ये भी कहाँ जाके मिलेगा? इसी पॉइंट के ऊपर। तो एक स्पॉट P पॉइंट के ऊपर बन रहा है इस तरह से, और एक स्पॉट कहाँ बना? O पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या है? फ्रिंज विड्थ है। अब ध्यान से देखिए, जब हमें S1 से P पे जाना है और S2 से P पे जाना है, तो कौन सी लाइन ज़्यादा बड़ी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो S2 से लाइन जा रही है P के ऊपर, वो क्या है? ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस S2 कवर कर रहा है उसके कंपैरिजन में S1 कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कहना इसे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया S2 P के ऊपर, एंड लेट दिस पॉइंट बी A। ये पॉइंट कितना है? A।
जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो S1P डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, AP के। किसके इक्वल हो जाएगा, AP के। और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, इससे थीटा सेम डिग्री। जितने पे सोर्स बनेगा उतनी ही ज़्यादा ये इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये डायग्राम है सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये क्या है, सोर्स सिंगल सोर्स कोहेरेंट वाला, S1 S2 वो दोनों सोर्स जो सेकंड स्लिट से अलग हुए। ये क्या है, स्क्रीन के ऊपर हमें फ्रिंज विड्थ मिल रही है PO, जो हमने क्या अज्यूम कर ली, Y। ये क्या है, कैपिटल D, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ये क्या है, इन दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो S2A है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस। द डिफरेंस इन द पाथ ऑफ टू वेव्स, उसे क्या बोलते हैं हम, पाथ डिफरेंस उसे बोलते हैं। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, क्या, ध्यान से देखिएगा। तो कहना इसे कि जो S2A डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, S2P माइनस S1P के। और यही किसके इक्वल होता है, डेल्टा के। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। ये क्लियर है सबको? अब हम ट्राइंगल्स के अंदर साइन थीटा की और टेन थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्राइंगल की, ट्राइंगल का नाम है SOP। क्या नाम है ट्राइंगल का, SOP। ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट हमें परपेंडिकुलर गिवन और क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर गिवन है तो हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई y अपॉन d। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का क्या नाम है, S1 S2A। ट्राइंगल S1 S2A, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा, और h कितना है, d। तो हमारे पास साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा हमारे पास कितना आया, साइन थीटा हमारे पास आया डेल्टा अपॉन d, और टेन थीटा हमारे पास कितना आया, y अपॉन कैपिटल D। इज दैट क्लियर? ये दोनों डिस्टेंसेस आ गई। जब थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो डेल्टा अपॉन D इज इक्वल्स टू y अपॉन D। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये फॉर्मूला किसका होता है, फ्रिंज विड्थ या फिर डिस्प्लेसमेंट का, दोनों ब्राइट स्पॉट्स के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन से की फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव की। तो हमारे पास y इक्वल्स टू है डेल्टा d बाई डी। हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ा कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, एल लैम्डा। डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, एल लैम्डा। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय d। ये कौन सी फ्रिंज है, nth फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज है, nth फ्रिंज। अगर हम n+1 निकालते हैं तो n+1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n+1 इंटू लैम्डा d बाय d। अब हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। ये दोनों ही क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, जो दोनों ब्राइट स्पॉट के बीच में गैप होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फ्रिंज विड्थ। तो हमने फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट कर दिया लाइक भी बीटा से। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, yn+1 माइनस yn। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन किया हमने इसका, ये प्लस लैम्डा d बाई डी माइनस एन लैम्डा d बाई डी, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो बीटा इक्वल्स टू आ गया लैम्डा d बाई डी। ये फॉर्मूला किसके लिए आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रक्टिव का देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या आया था, 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास आया था डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो डेल्टा की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे yn क्या आ जाएगा, yn विल बी इक्वल्स टू n। तो n के प्लेस पे ये पुट कर देंगे डेल्टा की प्लेस पे, तो 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 इंटू d बाय d, ये आ गया।
और n+1 के लिए निकालेंगे तो वो कितना आएगा, n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे n+1, तो ये क्या हो जाएगा 2n+2 -1 इंटू λ/2 इंटू d/2, 2 - 1 1, तो 2n+1, तो 2n+1 इंटू λ/2 इंटू d/d, ये आ गया हमारे पास। फिर अब यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ, तो बीटा डैश निकालेंगे, तो बीटा डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, बीटा डैश इक्वल्स टू इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो 2n+1 इंटू λ/2 इंटू d/d माइनस 2n-1 इंटू λ/2 इंटू d/d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आएगी, अगेन सेम बीटा डैश कितना आएगा, बीटा डैश भी हमारे पास λ/d ही आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डार्क फ्रिंज होती है या फिर ब्राइट फ्रिंज होती है, उनकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है वो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आज आपको पढ़ना है, यहाँ तक आपको वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मंडे को ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।